वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO को आप देख रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1919 में होती है यानी 1919 में, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट का समय है वो आपने देखा। साथ में आप देखिए हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर कंट्री इसमें 187 है। करंट डायरेक्टर जनरल इसके गिलबर्ट होंगबो हैं, ये टोगो के हैं। और ILO इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। इंडिया हैज़ बीन फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILO सिंस 28 जून 1919। 1919 से ही भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। और इन 1922 इंडिया बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ ILO गवर्निंग बॉडी, एंड इन 1928 द ILO ऑफिस इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन न्यू दिल्ली। तो ये पूरा भारत से जो ILO का कनेक्शन है उसे आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड बैंक को देखिएगा। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। 1944 में इस्टेब्लिश होता है। और IBRD से जो यहाँ पे करंट मेंबर है वो 189 है, और 174 कंट्रीज़ जो है वो IDA से अटैच है। करंट प्रेसिडेंट इसके अजय बंगा है, 14th नंबर के ये प्रेसिडेंट है। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो अंशुला कांत है। और इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन साइनिंग द UN चार्टर अलॉन्ग विथ 50 अदर कंट्रीज़ ऑन 26 जून 1945। इंडिया हैज़ बीन अ WTO फाउंडिंग मेंबर सिंस 1 जनवरी 1995 एंड अ मेंबर ऑफ GATT सिंस 8 जुलाई 1948। GATT ही बाद में आपका WTO के रूप में सामने आता है, तो भारत शुरुआत से ही इसका मेंबर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सार्क है, तो सार्क को देख लीजिएगा। इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में। हालांकि इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। इसमें 8 सदस्य हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ आपने देखा, ठीक है। इसके बाद यहाँ सेक्रेटरी जनरल का नाम देख लीजिएगा। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं राजदूत गुलाम सरवर, बांग्लादेश के हैं। और गुलाम सरवर जो है ये सार्क के 15वें महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं। और बांग्लादेश सरकार के ये 3रे नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं। साफ्टा समझौता जो हुआ था उस पर 6 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद पाकिस्तान से आयोजित जो 12वां सार्क का शिखर सम्मेलन था उस दौरान साइन किया गया था, और ये लागू होता है 2006 में। ये सार्क के बारे में आपने देखा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि सार्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 7 देशों के साथ हुई थी, मतलब बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये इसके मेन मेंबर हैं या फाउंडिंग मेंबर आप कह सकते हैं। ढाका में जो 13वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था 2006 में, अफगानिस्तान उसमें जाकर लेटेस्ट ऐड हो जाता है, तो अफगानिस्तान भी इसका सदस्य है। सार्क चार्टर दिवस जो है वो हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन 1985 में ढाका में समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क चार्टर को अपनाया गया था। सार्क के जो पहले महासचिव हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये अबुल अहसन है, बांग्लादेश के थे। और अब तक जो 18 सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं उसमें से भारत में 3 आयोजित हुए हैं, मतलब भारत 3 का मेज़बान रहा है, ठीक है। भारत इसमें 3 का मेज़बान रहा है। और साथ साथ इसमें अगर आप देखें तो जो पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था इसमें आप देखिएगा बेंगलुरु में आयोजित हुआ था नवंबर 1986 में। उसके बाद नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, भारत में दूसरा। उसके बाद फिर नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 2007 में। तो 1986, 1995 और 2007 ये 3 ऐसे वर्ष हैं जिसमें कि सार्क का शिखर सम्मेलन भारत के विभिन्न स्थानों पर यानी नई दिल्ली और बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम यानी IBSA को आप देख रहे हैं। तो IBSA की इस्टेब्लिशमेंट होती है जून 2003 में। मेंबर कंट्रीज़ इसमें 3 हैं, कौन कौन सी? तो इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, जो नाम दिया है वही होंगी। अब ये आपका जो संगठन है ये दक्षिण सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक त्रिपक्षीय संगठन के तौर पे काम करता है। मतलब 3 देश हैं, उनके बीच में जितने भी विकासात्मक सहयोग के काम हैं उनको बढ़ावा देने का उद्देश्य है। और इसके जो 5 शिखर सम्मेलन हैं उनका आयोजन किया जा चुका है, और 5वां आयोजित किया गया था 18 अक्टूबर 2011 को प्रिटोरिया में, ठीक है। प्रिटोरिया में इसका जो आपका सम्मेलन था यानी 5वां शिखर सम्मेलन था उसको आयोजित किया गया। आगे चलते हैं। कुछ और ख़ास बातें हैं, जैसे कि अब तक जो ये 5 शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, भारत 2021 में जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र विषय के हिसाब से IBSA का अध्यक्ष था। और ब्राज़ील जो है ये 2 मार्च 2023 को भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच की जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है उसको प्राप्त करता है।
तो ये समूह 2023 में 20 साल पूरे कर चुका है, ये एक चीज़ है। विकासशील जो देश हैं उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका पर्पज़ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा आप यूनाइटेड नेशन को। तो यूनाइटेड नेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में शांति बहाल हो और विकास का ढांचा आगे बढ़े, इसके उद्देश्य से इसे इस्टेब्लिश किया गया था सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट में। हालांकि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश इसमें फिलहाल 193 है और एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के वो इसके महासचिव हैं। और संयुक्त राष्ट्र नाम जो है ये अमेरिका के ही राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा दिया गया है। यूनाइटेड नेशन जो नाम है ये रूजवेल्ट साहब के द्वारा दिया गया है, ये आपने देखा। अच्छा, इसमें यूनाइटेड नेशन में 6 मेन बॉडी है, कौन कौन सी? तो इसमें आपकी जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटरीट। इसके बाद आर्कटिक काउंसिल को देखिएगा, तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है सितंबर 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन के माध्यम से, और इसका सेक्रेटरीट है नॉर्वे में। मेंबर कंट्रीज में टोटल 8 हैं, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट। इंडिया इसमें ऑब्जर्वर है 2013 से। इसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को आप देख रहे हैं, ये आपका ICC है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1 जुलाई 2002 को रोम में होती है और हेडक्वार्टर इसका हेग में है, नीदरलैंड में। मेंबर कंट्रीज में 123 हैं। प्रेसिडेंट इसके हैं पियोत्रे हॉफमांस्की, ये पोलैंड के रहने वाले हैं। ICC began operations on 1 जुलाई 2002 upon the entry into force of the Rome status। तो ये आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो को देखिएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है यानी बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल जो इसके हैं वो आप नाम देखिए, सेक्रेटरी जनरल इसके कौन से हैं? ये हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। जबकि जो उप सचिव हैं वो मिर्सिया जियोना है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें जो सदस्य देश हैं वो टोटल 31 है। फिनलैंड जो है ये 4 अप्रैल 2023 को नाटो का सबसे नया सदस्य बना है और नॉर्थ मैसिडोनिया जो है ये 2020 मार्च में इसका मेंबर बना था। नाटो की स्थापना करने वाले जो देश या इसमें मूल संस्थाएं हैं वो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देश हैं। 4 अप्रैल 1949 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और नाटो के जो फाउंडिंग मेंबर हैं उसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं। भारत इसमें शामिल कहीं से भी नहीं। इसके बाद आप देखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 7 जुलाई 1948 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर कंट्रीज में 194 हैं। डायरेक्टर जनरल इसके कौन से हैं? तो डायरेक्टर जनरल यहाँ ध्यान से देख रहे हैं आप, ये आपका WHO है और इसके वर्तमान महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल का नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडनोस घेब्रेयेसस इन्हें कहा जाता है। ये इथोपिया के रहने वाले हैं। 6 क्षेत्रों में करीब 194 जो सदस्य देश हैं और 150 से ज़्यादा जो ज़मीनी लेवल पर काम करने वाले संगठन है, मतलब एक बड़ी टीम है WHO के पास। वो हर किसी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की क्षमता में सुधार लाने के लिए काम करती। इसके बाद आप देखेंगे आगे, तो यहाँ पर है आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC। मई 1981 में ये इस्टेब्लिश होता है। हेडक्वार्टर इसका रियाद सऊदी अरब में है। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं जसीम मोहम्मद अलबुदाइवी, जसीम मोहम्मद अलबुदाइवी। सदस्य देश इसमें टोटल 6 हैं। सऊदी अरब है, बहरीन है, संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है, कतर है और कुवैत है। तो गल्फ ऑफ पर्सिया को चारों ओर से घेरने वाले देशों में बहरीन, इराक, ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल होता है। तो ये तो हमने गल्फ काउंसिल को देखा। इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO को भी देख लीजिए। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1995 में होती है 1 जनवरी को। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 164 इसमें मेंबर कंट्री है। सबसे नया है इसमें अफगानिस्तान। डायरेक्टर जनरल इसके जो है वो न्योग्जी ओकोंजो इवेला हैं, पहली महिला और पद पाने वाली ये पहली अफ्रीकी है। नाइजीरियाई नगोजी जो है मतलब ओकोंजो इवेला, ये WTO की 7वीं महानिदेशक हैं, 7वें नंबर की हैं। अच्छा, ईरान और अल्जीरिया इसमें शामिल नहीं है। और 1948 से ये जो संस्था है WTO ये गाट के नाम से जानी जाती थी। बाद में 1994 में माराकेश समझौता होता है और उसके बाद गाट को ये सब्सटीट्यूट करके वहाँ पर अब उसकी जगह ले लेता है। तो ये गाट का ही नया रूप है, कहने का मतलब ये। इसके बाद आपका UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1966 में इस्टेब्लिश होता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है
और इसके एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है, ध्यान से देखिएगा, इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं एचिम स्टीनर। ये लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में काम करता है और संयुक्त राष्ट्र के तकनीकी सहायता विस्तारित कार्यक्रम को ये आगे बढ़ाने में सपोर्ट करता है। इसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वीपो को आप देख रहे हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 1967 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर कंट्री इसमें 193 हैं। डायरेक्टर जनरल इसके यहाँ आप देख रहे हैं डेरेन टैंग हैं, और डेरेन टैंग जो है ये सिंगापुर के रहने वाले हैं। भारत भी वीपो का मेंबर है और ये 1975 में इसकी मेंबरशिप को प्राप्त किया है। तो इसका गठन जैसा नाम है वैसा काम है, मतलब जितनी भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, रचनात्मक गतिविधियाँ होती हैं, उनको प्रमोट करने के उद्देश्य से इसे यहाँ गठित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आप आसियान को देख रहे हैं। तो आसियान की इस्टेब्लिशमेंट, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद। इसका जो सेक्रेटरीट है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं उसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड हैं। अब प्रेजेंट मेंबर अगर देखे जाएँ तो टोटल 10 हैं। इसमें आपका ब्रुनई है, इंडोनेशिया है, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया। कंबोडिया जो है ये 1999 में आसियान का 10वां सदस्य बना था और भारत जो है वो आसियान में शामिल नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, भारत इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, कुछ और बातें हैं, जैसे कि इसके महासचिव का नाम है कामो किम हॉर्न। और आसियान यूथ 2022 जो है ये एक सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन था, जो कि कंबोडिया में आयोजित किया गया था और 2022 को आसियान युवा वर्ष के तौर पे डिक्लेयर किया गया था। आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है, मतलब AIFTA, इस पर 8 अक्टूबर 2003 को बाली, इंडोनेशिया में साइन किया गया था और अंतिम समझौता 13 अगस्त 2009 को हुआ था, जो कि 1 जनवरी 2010 में लागू हो जाता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि आसियान दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त जो है उसको आसियान दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत जो है वो 1992 से आसियान के साथ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर की हैसियत से काम कर रहा है और डायलॉग पार्टनर के रूप में काफ़ी सारे औपचारिक जुड़ाव इसके साथ बने हुए हैं। इसके बाद नंबर आता है बिम्स्टेक का। इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 6 जून 1997 में। सेक्रेटरीट इसका ढाका, बांग्लादेश में है। मेंबर कंट्री इसमें 7 हैं टोटल: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। सेक्रेटरी जनरल इसके इंद्रमणि पांडे हैं, जो कि भारत के रहने वाले हैं। पहला बिम्स्टेक का जो समिट है वो बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड में, 21 जुलाई 2004 में। दूसरी होती है नई दिल्ली में 13 नवंबर 2008 को। तीसरी होती है न्यायपाई ता में। ये न्यायपाई ता जो है ये आपका म्यांमार में है और ये 4 मार्च 2014 को आयोजित की जाती है। उसके बाद काठमांडू, नेपाल में होती है चौथी वाली 31 अगस्त को, ये 2018 की बात है। और 5वां जो बिम्स्टेक का समिट है वो कोलंबो में होता है, श्रीलंका में, 30 मार्च 2022 को। तो ये बिम्स्टेक की जो बैठकें हैं उन्हें आपने देखा। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ये 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिए थे और श्रीलंका ने इसको होस्ट किया था, आप देख ही रहे हैं। और ये 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इसका थीम था टूवर्ड्स अ रीसाइलेंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपुल। ठीक है, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपुल। कहने का मतलब ये है कि एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं और स्वस्थ लोग। तो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के आसपास जितने भी विकासशील देश हैं उनके बीच में आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना ये बिम्स्टेक संगठन का उद्देश्य है। 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से ये अस्तित्व में आता है। तो फिर आगे चल, यहाँ आप NDB को देख रहे हैं। तो ये 2015 में इस्टेब्लिश होता है, शंघाई, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट इसके हैं डिलेमा रूसेफ और ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं। मेंबर कंट्रीज़ टोटल 8 हैं इसमें: ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, UAE और इजिप्ट। प्रोस्पेक्टिव मेंबर के तौर पे इसमें उरुग्वे है और फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ जो है उसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो भारत इसमें फाउंडिंग मेंबर है। इनिशियल अथोराइज कैपिटल ऑफ द बैंक इज़ $100 बिलियन। इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ NDB इज़ $50 बिलियन। तो ये इसकी एस्टिमेट पूंजी जो आप देख रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद है। इसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO, इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 16 अक्टूबर 1945 में। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 194 मेंबर नेशंस, 1 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन एंड 2 एसोसिएट मेंबर्स। डायरेक्टर जनरल इसके कौन से हैं? तो ये क्यू डोंगी हैं और ये क्यू डोंग्यू जो है ये चाइना के रहने वाले हैं। FAO यानी आपका जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरह की स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि इंटरनेशनल इफोर्ट जो हंगर प्रिवेंट करने का काम है उसको ये करती है। मतलब भूखमरी को मिटाना इसका मेन उद्देश्य है। और वर्ल्ड फूड डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर इन 16 अक्टूबर।
प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर की तारीख में विश्व खाद्य दिवस को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक यानी आपका यूएन स्केप आप देख रहे हैं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी संघाई चाइना में, शंघाई माने चाइना में हुई थी, 1947 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक में है अर्थात थाईलैंड में है। मेंबर कंट्री इसमें 53 है, 9 इसमें एसोसिएट मेंबर है, भारत भी इसका सदस्य है, ये आप देख रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इसके आर्मिडा शैलेश, माफ़ कीजिएगा, आर्मिडा साल्सिया एलिस सजवाना, ये इसकी वर्तमान सचिव है, मतलब कार्यकारी सचिव है। भारत भी इसका सदस्य है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं तो अगला आपका है इसमें वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर इसका मैड्रिड स्पेन में है। सेक्रेटरी जनरल इसके जुराब पोलोस कॉस्टली है और इसकी मेंबर कंट्री है टोटल 160। इसके बाद आप एपेक को देखेंगे और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को देखेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी UNEP की 5 जून 1972 में। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केन्या में है। मेंबर कंट्री है 193। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके यहाँ आप देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके कौन से हैं, इंगर एंडरसन है और इनका जो कार्यकाल है वो 4 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था, मतलब 2023 से बढ़ाकर इसे आगे 2027 तक कर दिया गया था। एपेक की जहाँ तक बात है यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, तो भारत इसमें शामिल नहीं है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में इसकी स्थापना होती है। सिंगापुर इसका सेक्रेटरीट है और रेबेका फातिमा इस्टामारिया इसकी कार्यकारी निदेशक है। फिलहाल इसमें 21 सदस्य हैं। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो इकोनॉमिक सपोर्ट है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसको बढ़ावा देने का इसका मेन पर्पज़ है। ये चीज़ आपने देखी। आगे बढ़ते हैं और यूनेस्को को देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड को पहले देखेंगे, उसके बाद हम यूनेस्को को देखेंगे। यूनेस्को आपका यहाँ पर है। पहले UNFPA को देखिएगा। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल इसके नतालिया कानेम है, ठीक है। और UNFPA के संदर्भ में और क्या देखने वाली बात है, तो ये जो अपना जनसंख्या कोष है यानी पॉपुलेशन फंड है, इसे अगर देखा जाए तो ये एक प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी और यौन एजेंसी के तौर पे काम करता है। मतलब कुल मिलाकर एक ऐसी दुनिया को सृजित करना जहाँ जो प्रेगनेंसी है वो एक ज़रूरत के आधार पर हो और जो प्रसव है वो सुरक्षित हो और हर युवा की क्षमता जो है वो पूरी हो। मतलब स्वस्थ गर्भावस्था और स्वस्थ जन्म दर को ये प्रमोट करता है। इसके बाद यूनेस्को को देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 194 इसमें मेंबर हैं, जबकि 12 जो है वो एसोसिएट मेंबर हैं। और इसके महानिदेशक का नाम है आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले जो है ये फ्रांस के हैं और यूनेस्को के महानिदेशक के पद पे दोबारा चुने गए। भारत भी इसका सदस्य है, ठीक है, ये आपने देखा। और 1946 से भारत इसका मेंबर। इसके बाद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड को देखिएगा, यूनिसेफ। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके कौन है, तो कैथरीन रसेल, ठीक है, कैथरीन रसेल। और यूनिसेफ जो है वो 190 से ज़्यादा देशों के साथ मिलकर काम करता है। ओपेक को देख लीजिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ये संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। फाउंडिंग मेंबर इसके ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला है। करंट मेंबर इसमें टोटल 12 हैं। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला, लीबिया, UAE, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबून, इक्वेटोरियल गुयना एंड कांगो रिपब्लिक। अंगोला जो है ये इसमें मेंबरशिप से बाहर आ गया है। 2024 1 जनवरी की तारीख में इसने अपनी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। और इसके जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है, यहाँ आप देख रहे हैं ओपेक के बारे में, तो ये है हैथम अलगेस, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को देख लेंगे, यानी नाम को। तो सबसे पहले नाम को देखिएगा। ये इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में। और जो मिडिल जकार्ता है इंडोनेशिया का, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 120 मेंबर स्टेट हैं और इसका जो समिट है, शिखर सम्मेलन है, वो 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था पहली बार। और अफ्रीका के करीब 53 देश, एशिया से 39 देश, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र से करीब 26 और यूरोप का जो बेलारूस और अजरबैजान है यानी 2 देश, तो ये सारे जो है ये इसमें शामिल हैं। और आप देख रहे हैं कि करीब 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे हैं जो कि नाम में पर्यवेक्षक का काम करते हैं, यानी ऑब्जर्वेटर का काम करते हैं।
अब यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को देखेंगे तो IMF के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1944 में और ये काम करना शुरू करता है 27 दिसंबर 1945 से। वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य इसमें देश जो है वो 190 है और इसमें अंडोरा जो है वो सबसे लेटेस्ट है। महानिदेशक इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जिया है, बुल्गारिया की हैं और मेन इसमें जो इकोनॉमिस्ट हैं वो पियरे ओलिवियर गॉरिंचेस हैं। ठीक है, ये गीता गोपीनाथ की जगह लिए हुए हैं और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जो ब्रेटन वुड ट्विंस हैं उनके तौर पे जाना जाता है। ये इसके बारे में एक खास बात है। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले के ये इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम है पियरे ओलिवर, ये मुख्य अर्थशास्त्री इसके बने हुए हैं। तो 21 जनवरी 2022 से IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने काम किया था। मतलब यहाँ पर बात हो रही है गीता गोपीनाथ की और बाद में ये अर्थशास्त्री के तौर पे IMF में काम करती। इसके बाद आप NSG को देखिएगा। इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1974 में। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या है टोटल 48। भारत इसमें शामिल नहीं है। अध्यक्षता की जहाँ तक बात है तो 2023-24 के लिए इसकी अध्यक्षता करने वाला जो देश है वो ब्राज़ील है। ठीक है, NSG के संदर्भ में आप देख रहे हैं। और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG को फुल फार्म के तौर पे आप जानते हैं। ठीक है, तो परमाणु आपूर्तिकर्ता ये समूह है। जितने भी परमाणु आपूर्तिकर्ता देश हैं उनका एक संगठन है जो कि परमाणु निर्यात और परमाणु संबंधित निर्यात के दिशा निर्देशों का एक सेट तैयार करता है और चीज़ों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब इसके बाद इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को आप देख रहे हैं और ये जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 7 मार्च 1997 में। एबन मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। 23 इसमें मेंबर हैं, भारत भी शामिल है और भारत इसमें फाउंडिंग मेंबर की हैसियत से है। एम्बेसडर सलमान अल फरीसी जो है वो इसके महासचिव हैं। 23वां सदस्य इसमें फ्रांस बना है 2020 में और मॉरिशस में पहली बैठक इसकी हुई थी 1997 में। ठीक है, ये आपने देखा। इसके बाद G7 और G20 को देखेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट G7 की होती है 1975 में। मेंबर इसमें यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा है, साथ में इटली और फ्रांस, 7 देशों का समूह है। अब ये जो G7 है ये एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका गठन होता है 1975 में और इसमें वही आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, साथ में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति, इन सब पे कार्य करना और आपस में सहयोग को बढ़ावा देना, इसके लिए वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाता है। लंबे समय तक ये G8 के रूप में जाना गया क्योंकि 1997 में रशिया इसमें शामिल हो गया था, लेकिन बाद में 2014 में यूक्रेन का जो क्रीमिया क्षेत्र है वहाँ का पूरा मिलिट्री कैप्चर कर लेता है रूस, मतलब वहाँ पे सैन्य अधिग्रहण कर लेता है। तो परिणाम ये होता है कि उसे इस G समूह की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये जो G8 है ये वापस से G7 बन जाता है। ये चीज़ आपने देखी। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्होंने 1975 में 6 देशों के समूह का गठन किया था ताकि औद्योगिक लोकतंत्रों की आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच मिल सके। 1976 में कनाडा को भी समूह में शामिल करने के लिए इनवाइट किया गया। अब G7 राष्ट्रों की जो पहली बैठक है वो 1976 में प्यूर्टोरिको में आयोजित की गई थी। ये चीज़ आपने देखी। G20 को देखिएगा तो G20 जो है ये 20 राष्ट्रों का ग्रुप है और इसमें आप ध्यान से देखिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 26 सितंबर 1999 में। अब इसमें 19 देश कौन कौन से हैं तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यहाँ बात हो रही है G20 की। तो इसमें आप देशों के नाम देख रहे हैं, ब्राज़ील, इसके अलावा आपका मैक्सिको, ये क्रम से देखिएगा, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, फ्रांस, कोरिया रिपब्लिक, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। और 2 क्षेत्रीय निकाय हैं, मतलब यूरोपीय संघ है और अफ्रीकी संघ है 2023 तक। तो G20 सदस्य जो है वो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से ज़्यादा और दुनिया की आबादी में लगभग 2/3 का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अफ्रीकी संघ जो है ये 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली का जो भारत मंडपम है वहाँ पे इस G20 का सदस्य बना था, मतलब इसमें स्थायी सदस्यता प्राप्त किया था। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है ये अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई थी। तो ये चीज़ आपने। इसके बाद आप इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को देख रहे हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1975 में। जेद्दा, सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है। 57 इसमें मेंबर हैं, भारत इसमें शामिल नहीं है तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जसर इसके चेयरमैन हैं। साउथ एशिया, ये आपका जो संगठन है इसे आप देखिएगा, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन,
और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2001 में हुई थी। मनीला फिलीपींस इसका हेडक्वार्टर है। इसमें जो सदस्य देश हैं टोटल है 7, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार और नेपाल, साथ में श्रीलंका। OECD को देखिएगा, तो OECD जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। OECD जो है ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इस्टेब्लिशमेंट इसकी सितंबर 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। महासचिव है मैथियास कार्मन। सदस्य देश हैं टोटल 38। कोस्टा रिका इसमें 25 मई 2021 को 38वां सदस्य बना है। बाल्टिक कंट्रीज़ को देखते हैं, तो इसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आते हैं, ठीक है। और बाल्टिक स्टेट जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, माफ़ कीजिएगा, यूरोप का। और इसमें जो कंट्रीज़ आती हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये ईस्टर्न शोर है बाल्टिक सागर का, मतलब बाल्टिक सागर के ये पूर्वी तट पर स्थित है। ये चीज़ आपने देखी। इसके बाद इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इसको आप देख लीजिए। तो ICRC, ये इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 1863 में। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट इसके हैं, यहाँ ध्यान से आप देखें, इसके प्रेसिडेंट है मिर्जाना स्पोरजारिक एगर, और रॉबर्ट मॉर्डिनी इसके महानिदेशक हैं। संस्थापक का नाम है हेनरी डुनेंट। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को। इस्टेब्लिशमेंट इसकी लंदन, यूनाइटेड किंगडम में होती है 1947 में, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। OECD के ठीक नीचे आप देख रहे हैं AIIB जो है यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ठीक है। बीजिंग यानी चाइना में है। जनवरी 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें जो मेंबर हैं उसमें AIIB की सदस्यता के लिए जो अनुमोदित देश हैं उनकी कुल संख्या है 109। क्षेत्रीय सदस्य हैं इसमें 47, गैर क्षेत्रीय सदस्य हैं 47, संभावित सदस्य हैं टोटल 15। अध्यक्ष का नाम इसमें क्या है, ये है आपके जिन लिक्विन। तो इन्हें आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स को देख लीजिए। तो ब्रिक जो है इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। गोल्डमैन सैक्स के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने मूल रूप से अगले 50 वर्षों के लिए वैश्विक आर्थिक रुझानों की भविष्यवाणी करने के पर्पज से एक आर्थिक मॉडलिंग अभ्यास के दौरान जो ब्रिक है उसकी अवधारणा को पेश किया था। और ब्रिक का सबसे पहली बार यूज़ किया गया था, शब्द का इस्तेमाल किया गया था 2001 में गोल्डमैन सैक्स का जो ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर था उसके अंतर्गत। इसके बाद ब्रिक में आप देख रहे हैं कि ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, ये जो देश हैं इनके नेता सबसे पहले जुलाई 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान जो रूस का सेंट पीटर्सबर्ग है वहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद इसे एक औपचारिक संगठन का दर्जा मिलता है सितंबर 2006 में। और ब्रिक्स समूह को पहले विदेश मंत्रियों की बैठक जो इसकी आयोजित होती है वो न्यूयॉर्क शहर में आयोजित होती है। और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होता है रूस में, ये कातनबर्ग जो है वहाँ पे आयोजित होता है 16 जून 2009 को। तो पहला जो ब्रिक का शिखर सम्मेलन है वो 16 जून 2009 को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तीसरा ब्रिक का जो शिखर सम्मेलन है और इसे आप देखें ये सान्या चीन में आयोजित होता है। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसमें भारत की ओर से नेतृत्व करते हैं। व्यापक दृष्टिकोण और साझा समृद्धि इसका शीर्षक था। सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक होती है और साउथ अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका को यहाँ पर पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो साउथ अफ्रीका के इसमें शामिल होने से ब्रिक में एक और अल्फ़ाबेट जुड़ जाता है S, तो ये बन जाता है ब्रिक्स, ठीक। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसमें कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ये इसमें शामिल है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ये 1 जनवरी 2024 को इस संगठन में शामिल हो गए हैं, ये एक बात है। अब इसके बाद आप आगे बढ़ें, आसियान +3 को देख लीजिए। तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान, कोरिया गणराज्य और 10 आसियान देश इसमें सम्मिलित हैं। और APT सहयोग प्रक्रिया जो है ये 1997 दिसंबर में आरंभ हुई थी। तब से पूर्वी एशियाई समुदाय की स्थापना के व्यापक उद्देश्य के साथ पूर्वी एशियाई सहयोग का संवर्धन करने के लिए प्राथमिक तंत्र के रूप में इसे डेवलप किया गया था। और ATP के भीतर राजनीतिक सुरक्षा, व्यापार, निवेश, वित्त, ऊर्जा, पर्यटन, इसके अलावा कृषि, वानिकी क्षेत्र, पर्यावरण आपका है, एजुकेशन है, हेल्थ है, आपका कल्चर और आर्ट जैसे जो क्षेत्र हैं उनका निरंतर विस्तार किया गया है। और कम्युनिटी विजन 2025 को साकार करने में ये सक्रिय योगदान दे रहा है। तो ये आसियान +3 है, इसे आसियान के सपोर्टर के तौर पे आप समझिएगा। इसके बाद क्वाड ग्रुप है। तो क्वाड समूह जो है इसे आप चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भी कहते हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। और ये एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, इसे एशियाई नाटो भी कहा जाता है। 2007 में पहली बार, 2008 तक ये बैठक चलती है, वार्ता है।
और ये इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम रीजन इंडो पैसिफिक प्रकार का है। कुल मिलाकर उद्देश्य है इसका मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र। हिंद महासागर क्षेत्र में जो सुनामी आई थी 2004 में, उसके बाद देशों की प्रतिक्रिया और सहायता के समन्वय के लिए क्वाड को ले आया गया था। और इसकी जो पहली बैठक है वो फिलीपींस में आसियान का जो मंच है, शिखर सम्मेलन है, उसी के मौके पे होती है। और इसमें कनेक्टिविटी के मुद्दों पर परामर्श के लिए क्वाड के जो अधिकारी हैं ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान नवंबर 2017 में, ठीक है, नवंबर 2017 में मनीला में मुलाकात करते हैं। और समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद निरोध, स्वतंत्र खुले इंडो पैसिफिक के लिए साझा सिद्धांत और एशिया में प्रसार के खतरों पर चर्चा होती है। मोदी जी ने 24 सितंबर 2021 को इसमें शिरकत की थी। इसके बाद अफ्रीकन यूनियन को देखिएगा तो EU जो है ये एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है और consisting of 55 member states that make up countries of the African continent. It was officially launched in 2002 as a successor of Organization of African Unity. ठीक है, उसी के सक्सेसर के तौर पे इसे ले आया गया। और इसमें खास बात क्या हो सकती है, तो मई 1963 में स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों में 32 प्रमुखों ने अदीस अबाबा इथोपिया में अफ्रीका की आज़ादी के बाद की जो पहली महाद्वीपीय संस्था है उसके चार्टर पर हस्ताक्षर करके आपस में मुलाकात की। तो अभी वर्तमान में अजाली असोमानी ये AU के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। अब आगे चल, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट और उनके हेडक्वार्टर। तो एक क्रम से देखिएगा, सबसे पहले आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो है और बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका हिसार में यानी हरियाणा में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका है करनाल हरियाणा में। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट को आप देख रहे हैं ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो आप देख रहे हैं ये बेंगलुरु कर्नाटक में है, दोनों बेंगलुरु में है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट जो है ये नई दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ये आपका नई दिल्ली में है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये भी नई दिल्ली में है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी भी नई दिल्ली में है और इंडियन एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो है ये भी नई दिल्ली में है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका करनाल हरियाणा में है। द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग CCRT ये नई दिल्ली में है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी नई दिल्ली में ही है। सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कासरगोड केरला में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च ये नागपुर महाराष्ट्र में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च ये धनबाद यानी झारखंड में है। इसके बाद फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका देहरादून में पड़ता है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है ये भी देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये भी देहरादून में है। इसके बाद हाफकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड टेस्टिंग ये मुंबई महाराष्ट्र में है। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी मुंबई में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज ये भी मुंबई में है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये भी आपका मुंबई में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ये जो है ये भी लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ ये आपका अहमदाबाद में, गुजरात में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये शिमला में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये लखनऊ में है। और शुगर इंस्टीट्यूट जो आप देख रहे हैं ये कानपुर में। ओशियन टेक्नोलॉजी का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। और आप देखिएगा सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कराईकुंडी यानी आपके तमिलनाडु में पड़ता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ये मैसूर कर्नाटक में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये पुणे महाराष्ट्र में है। द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर नेचुरल रेजिन गम एंड फॉर्मली नोन एज इंडियन लाख, तो लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये रांची झारखंड में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री ये आपका रांची में है, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान झारखंड। और PGI मेडिकल इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड रिसर्च जो है ये आपका चंडीगढ़ में पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी ये कोलकाता में है। और आइए आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के ठीक नीचे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर ये आपका कोलकाता में है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। बाकी खुर्जा यूपी में भी आप देखते हैं अदर हेडक्वार्टर के तौर पे, और अहमदाबाद गुजरात में भी, लेकिन मेन है कोलकाता में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ये कोलकाता में है। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इसे आप देख रहे हैं ये हैदराबाद तेलंगाना में है। और नेशनल एकेडमी फॉर कंस्ट्रक्शन ये भी हैदराबाद तेलंगाना में है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। सेंटर फॉर मॉलिक्यूल एंड सेलुलर बायोलॉजी, ये भी आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रीजन, ये गुलमर्ग में पड़ता है यानी कश्मीर में। इसके बाद सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रुड़की में है, ठीक है। और साथ साथ सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका चंडीगढ़ में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कटक ओडिशा में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशियोनोग्राफी यानी NIO, ये दोना पाउला है पणजी गोवा में, यानी पणजी गोवा में इसकी अवस्थिति है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये चेन्नई में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये कानपुर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मानेसर गुड़गांव में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये भी पुणे में है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी पुणे में है। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, ये सूरत में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये आपका मेरठ में है, मतलब उत्तर प्रदेश में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, ये विशाखापत्तनम में पड़ता है, आंध्र प्रदेश के। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भी भोपाल में है। और आइए आगे चलते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस, ये आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉयल साइंस वाला जो है, ये भी भोपाल में है। जबकि कोझीकोड जो है कालीकट केरल वाला, वहाँ पे स्पाइसेस का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका अविका नगर राजस्थान में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ये आपका भुवनेश्वर ओडिशा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट, ये आपका पणजी गोवा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर फरीदाबाद यानी हरियाणा। इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, ये आपका गांधीनगर में है। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये जयपुर राजस्थान में है। नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, ये आप देख रहे हैं, ये पटियाला पंजाब में पड़ता है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पिलानी मतलब आपका झुंझुनू राजस्थान में इसकी अवस्थिति है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, ये आपका कोची केरल में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल इंजीनियरिंग के ठीक नीचे आप देख रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साल्ट एंड मैरिन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भावनगर गुजरात में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ये आपका रुड़की में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये पड़ेगा यहाँ आप देख रहे हैं हैदराबाद तेलंगाना में। ऑल इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड रांची में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटक में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी चेन्नई में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर, ये आपका चेन्नई में है। लेप्रोसी ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका चेनंगपट्टू यानी तमिलनाडु में इसकी अवस्थिति है। इसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जत नगर बरेली में है यानी यूपी में है। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये लखनऊ में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये नागपुर में है। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जो है, ये नई दिल्ली में है, हालांकि कई स्थानों पर है, लेकिन मूल जो एम्स आप देखते हैं नई दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये बेंगलुरु में है।